में हम हमारी हीरोइन मोमो को देखते हैं जो कि ड्रंक कंडीशन में होटल में होती है और अपनी फ्रेंड मिन को कॉल करके हेल्प के लिए बुला रही होती है। तभी वो एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर ऑलरेडी हमारा हीरो गुयुतिंग होता है, जिसे भी किसी ने ड्रग दे दिया होता है। जैसे वो मोमो को देखता है तो कहने लगता है कि तुम वही एंटीडोट हो ना जिसे मेरे सेक्रेटरी ने भेजा है। मोमो मना करने लगती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मेरी एंटीडोट बन जाओ और मेरी हेल्प कर दो, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मोमो उठती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है जो बताती है कि तुम्हारे डैड ने मिसेस गो का एक्सीडेंट कर दिया है और वो अभी हॉस्पिटल में है, तो प्लीज़ तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। जो जानकर वो यूरिन को देखे बिना ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर उसकी फ्रेंड मिन चिल्लाते हुए आती है कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और तुम यहाँ पर मज़े मार रही हो। लेकिन जैसे ही वो रूम में एंटर करती है तो यहाँ पर गो युतिन को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो युतिन को पहले से ही जानती थी कि ये गो ग्रुप का चेयरमैन है। तो वो सोचती है कि इसका मतलब कि मोमो ने इसके साथ नाइट स्पेंड की है। मोमो इतनी ज़्यादा लगी कैसे हो सकती है और वो जाने लगती है। तभी उसका खुरापाती दिमाग तोड़ता है और वो सोचने लगती है कि शायद मोमो को इसकी आइडेंटिटी पता नहीं है, तभी तो चली गई। और जहाँ तक मैंने युतिन के बारे में सुना है वो ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए किसी के भी क्लोज आ जाए। तो वो समझ जाती है कि ये सब कुछ बाय मिस्टेक हुआ है और उसका फ़ायदा उठाने का सोचती है और उसके साइड में जाकर लेट जाती है। जब युतिन की आंखें खुलती है तो वो उसे देखकर कहने लगता है कि क्या वो तुम ही हो जिसने कल रात मेरी हेल्प की है। मिन तो बनने लगती है कि आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी वगैरह वगैरह। लेकिन तभी युतिन को यहाँ पर जेट पेंडेंट मिल जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हारा है। मिन सोचने लगती है कि ये तो मोमो का है, लेकिन लकीली मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है और वो बोल देती है कि हाँ ये मेरा है, जो कि मेरे पास बचपन से ही है, लेकिन बाद में मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। युतिन कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कल ही हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिच बन जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में युतिन उसी जेट पेंडेंट को देख रहा होता है। यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, इस चीज़ के लिए आपको उस लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत है, मुझे लगता है कि वो पैसों से भी मान जाएगी। युतिन बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिसे मैं काफ़ी सालों से ढूंढ रहा हूँ। ये पेंडेंट हमारी ही फैमिली का है। इस लड़की के डैड ने बहुत साल पहले मेरी जान बचाई थी और कल रात इस लड़की ने मेरी जान बचाई, तो मैं इसी से शादी करूँगा। नेक्स्ट इन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस गो मोमो से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे डैड को जेल जाने से बचा सकती हूँ, साथ ही तुम्हारी कंपनी जो बैंकरप्ट होने वाली है उसके लिए 50 मिलियन दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरे सेकंड सन गो युतिंग से शादी करनी होगी। मोमो को तो बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि ऐसे ही किसी अनजान से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या हुआ, युतिंग तुमसे 10 साल बड़ा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिच भी तो है, तुम इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हो तो उसमें क्या बुराई है। और मिसेस गो भी उसे फोर्स करने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे डैड को सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होगी, वो अलग। तो यहाँ पर डैड भी उसे फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें शादी करनी ही होगी, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब तुम्हारी बारी है रीपे करने की। तो वो मान जाती है। मिसेस गो कहती है कि तुम घर जाकर अपना सामान पैक कर लो, मेरी सर्टिफिकेट में कलेक्ट कर लूँगी, तुम्हें मेरा आदमी आ जाएगा रिसीव करने के लिए। हॉस्पिटल से बाहर आकर मोमो सोच रही होती है कि मैंने तो अपने हस्बैंड को देखा भी नहीं है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, और वो घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है। तभी एक कार उसके सामने आकर रुकती है और वो कैब समझकर इसमें जाकर बैठ जाती है। एक्चुअल में वो कार युतिंग की होती है। असिस्टेंट उसे बताता है कि आप गलत गाड़ी में बैठ गई है, तो वो सॉरी बोलकर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी कैब कैंसिल हो चुकी है। तो यहाँ पर युतिंग उससे कहता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो एड्रेस बता देती है और वो जाने लगते हैं। मोमो सोचती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। ये कार का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर युतिंग को कल रात वाली लड़की की फीलिंग आती है, वही मोमो तो उसमें खो ही जाती है। असिस्टेंट उन दोनों को अलर्ट करता है। यहाँ पर मोमो सोचने लगती है कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है, मैं किसी स्ट्रेंजर को लेकर फीलिंग नहीं रख सकती, जिसके बाद वो लोग उसे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पर मोमो देखती है कि उसने अपना जेट पेंडेंट कहीं खो दिया है। वही दूसरी तरफ युतिंग उसी जेट पेंडेंट को फिर से देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि मिन सही बोल रही है या नहीं। तभी युतिंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए वाइफ ढूंढ ली है और मेरे सर्टिफिकेट भी ले लिए हैं, वो आज से ही तुम्हारे घर शिफ्ट होने वाली है, तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना। जो जानकर युतिंग को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वाइफ के रूप में उसकी मॉम ने उसके लिए स्पाई ढूंढी है। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि पहले घर चलो, मुझे उस स्पाई से पहले डिवोर्स चाहिए। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो यहाँ पर मोमो भी पहुंच चुकी होती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। युतिंग उससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम इसलिए मेरी कार में आई थी क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा था, वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था, और तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा। वो कहती कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप दिखते कैसे हैं, तो मैं आपको ट्रिक करने की कोशिश कैसे कर सकती हूँ। इन युतिंग उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन वो साइन करने से मना कर देती है। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम चैन मोमो है और तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, जिसके लिए मेरी मॉम ने 50 मिलियन दिए हैं। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 50 मिलियन दे दूंगा, लेकिन तुम इन पर साइन कर दो। वो कहती है कि मैं साइन नहीं कर सकती, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी मॉम से बात कर लीजिए। और मन में सोचने लगती है कि बात सिर्फ 50 मिलियन की नहीं है, अगर मैंने साइन कर दिया तो मेरे अडॉप्टेड डैड को पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती।
यूथिंग कहने लगता है कि मैंने तुमसे बहस करने के लिए नहीं कहा है, चुपचाप साइन करो, लेकिन वो मना कर देती है कि प्लीज़ मुझे कुछ टाइम तो दो, कुछ दिन मेरे साथ रहो, अगर हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो पाया तो मैं साइन कर दूंगी। लेकिन यूथिंग अपने बटलर से कहता है कि इसे और इसके सामान को घर से बाहर फेंको और वहाँ से जाने लगता है। मोमो सोचती है कि मैं अपने डैड को जेल नहीं जाने दे सकती और उसे रोकने लगती है और कहती है कि मैं एक बहुत अच्छी वाइफ बन सकती हूँ, प्लीज़ मुझे 3 मंथ का टाइम दो, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे दूर कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसे बटलर उसे देखने के लिए आता है तो वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है ताकि उसे यहाँ से जाना ना पड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मॉम पहुँचती है। यूथिंग कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। मॉम कहती है कि अभी तुम्हारी शादी हुई है और मुझे पता चला कि तुम डिवोर्स लेना चाह रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मोमो के बीच में अभी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन तुम कुछ दिन साथ तो रहो। अगर 3 महीने के अंदर भी तुम्हारे बीच कोई भी फीलिंग डेवलप नहीं हुई तो मैं डिवोर्स के लिए एग्री हो जाऊँगी। लेकिन यूथिंग कहता है कि मुझे अभी डिवोर्स चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करता हूँ, जो जानकर मोमो को थोड़ा बुरा लगता है। और मॉम कहने लगती है कि तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने पहले ही पता कर लिया है, वो हमारी फैमिली के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मोमो ही तुम्हारे लिए बेस्ट है। तभी मॉम की नज़र उसके पैर पर जाती है और मॉम पूछने लगती है किसने तुम्हें बुली किया, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि एक्सीडेंटली मेरा ही पैर ट्विस्ट हो गया था जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई है। यूथिंग सोचने लगता है कि ये मेरी कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर मॉम यूथिंग को अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहती है और आज ऑफिस में मीटिंग करने के लिए मना करती है। मोमो कहने लगती है कि मिसेस गू, अगर मिस्टर यूथिंग को कुछ काम है तो वो जा सकते हैं। मॉम कहने लगती है कि तुम मुझे मिसेस गू क्यों कह रही हो, यूथिंग और तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम मुझे मॉम कहो और यूथिंग को मिस्टर यूथिंग नहीं बल्कि हस्बैंड कहो। तो वो ओके बोल देती है, लेकिन यूथिंग को तो मॉम की तमाशे से काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बटलर को मोमो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर मॉम मोमो से कहने लगती है कि 3 महीने के अंदर तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढ कर देना पड़ेगा यूथिंग के खिलाफ, ताकि मैं उसे चेयरमैन की पोजीशन से हटा पाऊँ, वरना तुम्हारी फैमिली गई काम से। मोमो सोचने लगती है कि कैसी मॉम है ये, खुद के ही बेटे को चेयरमैन की पोस्ट से क्यों हटाना चाहती है और मुझे उसकी स्पाई क्यों बनाना चाहती है। आखिर इन दोनों माँ बेटे के बीच में प्रॉब्लम क्या है। एक सीन में ड्राइवर मोमो को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। वो कंपनी के सामने गाड़ी रोककर कहता है कि आप यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। एक्चुअल में उसे यूथिंग को कोई फाइल देनी थी। यहाँ पर मोमो देखती है कि यूथिंग कुछ लोगों के साथ कंपनी से बाहर आ रहा है, तो वो सोचती है कि अगर इसकी रेपुटेशन अच्छी है तो ये मुझे दूर नहीं कर सकता सबके सामने, यही अच्छा मौका है इसकी वाइफ बन के रहने का। और वो गाड़ी से बाहर आकर सबके सामने उसे हबी कहने लगती है और उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि मैं यहाँ पर आपको पिक करने आई हूँ, लेकिन वो उसे दूर कर देता है। और ड्राइवर भी आकर कहने लगता है कि मैडम, मैंने आपको कार में ही वेट करने के लिए कहा था ना, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। लेकिन वो फिर से उससे चिपकते हुए कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो क्या मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकती हूँ। यहाँ पर एक लड़की कहने लगती है कि अच्छा, आप मिस्टर गू की वाइफ है, और उसे हेलो कहने लगती है। यहाँ पर सभी लोग मिस्टर गू को अपनी वाइफ के साथ जाने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यूथिंग उसे पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारा यही पर्पस था ना कि बाहर के लोगों को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सच में मिसेस गू हो। तुम सिर्फ एक स्पाई हो जिसे कि मेरी मॉम ने अरेंज किया है। और ड्राइवर को उसे घर छोड़ने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मोमो भी उसके पीछे जाती है। इसी चक्कर में वो गिर जाती है। वो उठकर उससे कहने लगती है कि तुम एडमिट करो या ना करो, मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। और उसके पास जाकर कहने लगती है कि रात को चुपचाप घर आ जाना, अपनी उस लवर के पास जाने का सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया ना तो इसका मतलब कि तुम मैरिज में चीटिंग कर रहे हो, जो कि कमीने लोग करते हैं। और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। यूथिंग कहता है कि हो गया तुम्हारा, आप चुपचाप घर चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। कार में मोमो गुस्सा कर रही होती है कि ये मुझे हमेशा स्पाई स्पाई क्यों कहता रहता है। तो ड्राइवर से बताता है कि एक्चुअल में मिसेस गू सेकंड मास्टर की रियल मॉम नहीं है, वो उनकी स्टेप मॉम है। और जो गू ग्रुप है उसे मिस्टर गू ने खड़ा किया है, लेकिन उनकी स्टेप मॉम चाहती है उसका चेयरमैन उनका ग्रैंडसन बन जाए, जो कि सेकंड मास्टर का हाफ नेफ्यू है। क्या आपको सच में ये सब कुछ नहीं पता था। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था। ड्राइवर बताता है कि वैसे भी एक लड़की है जिसे मास्टर पसंद करते हैं, जो सुनकर मोमो को बुरा लगता है। वो सोचने लगती है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, तभी ये जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। नेक्स्ट सीन में यूथिंग मिन के घर पर होता है, मतलब ये विला उसी ने मिन को दिया होता है। यहाँ पर मिन आकर उससे चिपकने लगती है और डिवोर्स के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहता है कि मैं जल्दी इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगा। तो वो उसे आज रात अपने साथ ही रुकने के लिए कहने लगती है, जो सुनकर वो मोमो की बात याद करने लगता है कि चुपचाप रात को घर आ जाना, मैरिज में चीटिंग मत करना। तो वो मिन से कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो कहती है लेकिन आप तो मुझसे शादी करने वाले हो ना। वो कहता है लेकिन हमारी शादी अभी हुई नहीं है और मैं लेट हो रहा हूँ, और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर मिन को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है कि मैं मिस्टर यूथिंग को अपना बना कर रहूँगी। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी मॉम से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ऑलरेडी उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो क्या मैं उनसे डिवोर्स ले सकती हूँ। वो मेरे साथ रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतने रिच मैन को डिवोर्स देने का कैसे सोच सकती हो, और हम लोग मिसेस गो को कैसे हैंडल करेंगे। तुम इस बारे में सोचना भी मत, वरना मेरा और तुम्हारे डैड का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये बोलकर मॉम कॉल कट कर देती है। मोमो तो यूथिंग पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, हमेशा उसी में गुस्सा रहता है, लेकिन मैं भी कौन सा बड़ा तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारी मॉम ने ही मुझे मजबूर किया है। और उसे गालियाँ देने लगती है, उसे कमीना, अंकल वगैरह कहने लगती है। तभी यहाँ पर यूथिंग आ जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है और उससे कहने लगता है कि क्या कह रही थी तुम।
वो पूछने लगती है कि तुम कब आए। वो पूछता है कि तुम कमीना और अंकल किसे बोल रही थी। मोमो सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपनी लवर से मिलने नहीं गया। और फिर बनने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और अगर कहा भी तो तुम्हें तो नहीं कहा होगा। तुम तो इतने ज़्यादा हैंडसम हो, टॉल हो, रिच हो। मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो मेरी तुमसे शादी हुई। उसे काफ़ी ज़्यादा मक्खन लगाने लगती है, लेकिन यूदिन को अच्छे से पता था कि वो उसे ही बोल रही थी, इसलिए उसे कहता है कि तुम अकेले ही क्रॉल करते हुए घर पर पहुंचना, और बटलर को वहाँ से लेकर चले जाता है। मोमो कहने लगती है कि तुम अपनी वाइफ को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो। इधर बटलर यूदिन को बताता है कि मैडम को तो पता ही नहीं था कि आप अपनी मॉम के स्टेपसन हैं। वो कहता है कि वो बस हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रिटेंड कर रही होगी। बटलर कहता है लेकिन आपके आने से पहले उन्होंने अपने घर फ़ोन किया था, और वो खुद ही आपसे डिवोर्स लेकर घर जाना चाहती है, लेकिन उन्हें फोर्स किया जा रहा है। वो कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए और तुम मुझसे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाओ। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी होती है। उसे क्लियर तो समझ में नहीं आता, लेकिन उसे लगता है कि शायद उस दिन यूथिंग के साथ मिन नहीं बल्कि मोमो थी। वो सोचता है कि मुझे जल्दी इस फुटेज को ठीक करवाना होगा और क्लियरली इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर मोमो के हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर वो बटलर की बात याद करती है कि अगर आपने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो मास्टर आपकी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देंगे। मोमो सोचने लगती है कि अगर मैंने साइन किया तो इसकी मॉम मेरे डैड को जेल भेज देगी, और अगर मैंने साइन नहीं किया तो ये मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगा। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे इससे बात करनी ही होगी। वो उसे जाकर काफ़ी आवाज़ लगाती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलता तो वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो स्लीपिंग पिल्स देखती है, जिन्हें देखकर वो समझ आती है कि यूथिंग को इंसोम्निया है। तभी यहाँ पर अचानक से यूथिंग आ जाता है तो वो डर जाती है। यूथिंग बाथरूम में होता है, और जब वो उसकी बॉडी को देखती है तो देखती ही रह जाती है। यूथिंग उसके क्लोज आकर कहने लगता है कि देख लिया तुमने। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है और बताती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने आई हूँ डिवोर्स के बारे में। लेकिन वो उसे वहाँ से दफा हो जाने के लिए कहता है और जाने लगता है। मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है, इसी चक्कर में उसके ऊपर गिर जाती है और उसे सॉरी कहने लगती है, लेकिन यूथिंग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, और अपना बाथरूम खोलने लगता है। वो तो डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। यूथिंग स्माइल करने लगता है और कहता है कि अब तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और जानबूझकर उसे किस करने के लिए जाता है। मोमो उसे रोक देती है कि अभी मैं सब के लिए रेडी नहीं हूँ, हम नेक्स्ट टाइम करते हैं ना। यूथिंग तो सोच में पड़ जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, और उसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो खुद पर ही गुस्सा करने लगती है कि मैंने उसे मना नहीं करना चाहिए था। वैसे भी शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ बेड शेयर करते हैं, अगर मैं उसे मना नहीं करती तो शायद वो मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता। और इधर यूथिंग भी मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस लड़की के लिए फील क्यों कर रहा हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट घर पहुँचता है यूथिंग को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि मास्टर अभी अपनी वाइफ के साथ रूम में है, और वैसे भी अभी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और उनके गुस्से की वजह से उनकी प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, तो उन्हें कोई भी ऐसी न्यूज़ मत देना जिसकी वजह से उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़े। तो असिस्टेंट सोचता है कि मैं सब कुछ अच्छे से पता करने के बाद ही बॉस को बताऊंगा। नेक्स्ट सीन में यूथिंग को डिज़ाइन देखकर काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे डिज़ाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो कहता है कि इन्हें तो हम फोकट की ही सैलरी दे रहे हैं, और सभी को फायर करने का बोल देता है, और न्यू प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छे डिज़ाइनर को हायर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर बटलर मोमो का सामान लेकर आता है, उसके हाथ में एक फ़ाइल भी होती है। तो यूथिंग पूछने लगता है कि ये क्या है। बटलर बताता है कि ये मैडम की है। असिस्टेंट नोटिस करता है कि उसमें कुछ डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो यूथिंग चेक करने लगता है और उसे मोमो के डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आते हैं। वो सोचने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़की इतनी अच्छी आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है, और वो बटलर को उसे कंपनी लाने के लिए कहता है। जब मोमो कंपनी पहुंचती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर इसने मुझे कंपनी क्यों बुलाया है, अब क्या सबके सामने मुझे डिवोर्स के लिए फोर्स करने वाला है। यहाँ पर मीटिंग में सभी को मोमो के डिज़ाइन दिखाए जाते हैं, जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। असिस्टेंट सभी को बताता है कि ये मिसेस गुल ने डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर यूथिंग उसे अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन करने के लिए कहता है, और कहता है कि इसके बदले तुम्हें जितनी सैलरी चाहिए मिल जाएगी। लेकिन मोमो सोचती है कि ये अच्छा मौका है इसके साथ रहने का। वो कहती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरी बस एक ही कंडीशन है कि मैं 3 मंथ के लिए तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगी। असिस्टेंट यूथिंग को समझाने लगता है कि बॉस ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस 3 ही महीने की तो बात है, और मन में सोचने लगता है कि इससे मुझे और भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यहाँ पर यूथिंग भी 3 महीने उसके साथ रहने के लिए मान जाता है। मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जाने लगता है तो मोमो से रोक कर कहने लगती है कि मेरी कुछ और कंडीशंस हैं, और बताने लगती है कि इन 3 महीनों तक मुझे तुम बिल्कुल डियर वाइफ की तरह ट्रीट करोगे, बिल्कुल भी क्रूल बिहेव नहीं करोगे, और इस बार तो बिल्कुल नहीं समझोगे मुझे। वो उसकी ये कंडीशंस मान जाता है और कहते कि हो गया तुम्हारा, लेकिन वो कहती है कि एक और चीज़ है, तुम अपने इस लवर से भी नहीं मिलोगे। लेकिन वो उसकी इस कंडीशन को नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है, और मोमो से कहने लगता है कि तुम्हारा क्या यहीं रहने का इरादा है। तो वो कहती है कि उस दिन तुमने मुझे सबके सामने पुश किया था ना, तो मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। तो वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है यही तो तुम चाहती थी। उन्हें देखकर सब लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर गो अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तभी यहाँ पर मिन भी यूथिंग के लिए लंच लेकर आती है, और वो मोमो को देख लेती है, और उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में यूथिंग की वाइफ मोमो ही है। उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी।
कार में यूतिंग मोमो से कहता है कि अब तो तुम खुश हो ना, तो वो कहती है कि हाँ, मुझे नीचे उतारो। लेकिन तब तक यूतिंग सो जाता है, तो वो उसे जगाने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ आप बॉस को सोने दो, क्योंकि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है, वो कई सालों से ठीक से सो नहीं पाए हैं। तो मोमो उसे सोने देती है और उसे देखकर सोचती है कि ये सोते हुए कितना क्यूट लगता है ना। जब तक वो सोता है तब तक मोमो ऐसे ही बैठी रहती है, बेचारी तो थक जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो मोमो कहती है कि अब जब तुम उठ चुके हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ोगे, मुझे वॉशरूम जाना है, और वहाँ से भाग जाती है। यूथिंग असिस्टेंट से पूछने लगता है कि मैं कितनी देर से सोया हूँ। असिस्टेंट बताता है कि आप 2 घंटे से सोए हैं और मैडम ने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वो कहता है कि पता नहीं, मैं जब भी इसके क्लोज जाता हूँ मुझे इतना फेमिलियर क्यों फील होता है। नेक्स्ट सीन में मिन मोमो को कॉल करती है और उससे कहने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। मोमो कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, तो वो कहती है कि तुमने मेरी चीज़ें चुराई हैं। वो कहती कि मैंने तुम्हारी कौन सी चीज़ चुराई है, माना कि मैं तुम्हारे साथ हाउस शेयर करती थी, लेकिन मैंने भी रेंट दिया है और घर की सफाई भी पूरी करती थी, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चुराई है। मिन मोमो को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मोमो मना कर देती है। तो मिन उसे ब्लैकमेल करने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है, और मुझे ये भी पता है कि उस दिन तुमने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। अगर तुम मुझसे मिलने के लिए क्लब में नहीं आई तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को उस नाइट के बारे में बता दूंगी। मोमो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल कैसे कर सकती हो, आखिर तुम मेरी फ्रेंड हो, हम दोनों ऑर्फनेज में साथ में रहते थे, और उस दिन भी क्लब में मैं तुम्हारा ही काम करने के लिए गई थी, और उन लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था, और तुम उल्टा मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे हस्बैंड को कुछ भी पता चले तो तुम चुपचाप क्लब में मुझसे मिलने के लिए पहुंच जाना। तो मोमो को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद मैंने एक फैंग नाम के बंदे को कॉल करती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मोमो मिन से मिलने के लिए पहुंचती है और सोच रही होती है कि इतनी घटिया लड़की के साथ मैंने फ्रेंडशिप रखी थी, जो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, पता नहीं उसका पर्पस क्या है। वो उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए रूम में जाती है। यहाँ पर असिस्टेंट उसे देख लेता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करती है, यहाँ पर मिन नहीं बल्कि वेंग होता है। वो वेंग को देखकर कहती है कि तुम कौन हो और मिन कहाँ पर है। वेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिन यहाँ पर आएगी, और उसकी मिन से बात करवाता है। मिन भी उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बड़ी इडियट हो, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, बस तुम्हें फ्रेम करना चाहती हूँ। मोमो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मिन उसे बता देती है कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा चलती हूँ। हम दोनों ही ऑर्फन थे, लेकिन तुम्हें एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हारी शादी भी एक रिच फैमिली में हो गई। तुम हर चीज़ में मुझसे हमेशा आगे ही रही हो। मोमो को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी फ्रेंड मानती रही, और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वेंग उसे जाने नहीं देता और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट यूथिंग को लेकर आ जाता है। यूथिंग बाहर खड़े होकर सुनने लगता है कि आखिर मैटर क्या है, लेकिन जैसे ही उसे मोमो के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो जल्दी से अंदर जाता है और वेंग को दूर हटाता है। वेंग उस पर गुस्सा करते हुए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि यूथिंग है तो वो रुक जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोक लेता है, लेकिन फिर भी बच के वो भाग जाता है। यहाँ पर मोमो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो यूथिंग को हक कर लेती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। यूथिंग कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है। यूथिंग उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जो डॉक्टर होता है वो यूथिंग का फ्रेंड भी होता है। वो बताता है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जो जानकर यूथिंग को रिलीफ फील होता है तो वो कहने लगता है कि इसकी तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवाई है ना, फिर तुम इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो कहता है कि भले ही 3 मंथ के लिए, लेकिन है तो मेरी वाइफ ही है और किसी को भी हक नहीं है जो मेरी वाइफ को हर्ट कर सके। और वो अपने फ्रेंड से पूछने लगता है कि सीसीटीवी में जो बंदा मैंने तुम्हें दिखाया था उसी ने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, क्या तुम उसे जानते हो। तो वो बताता है कि वो वेंग फैमिली का नाजायज़ बेटा है और वेंग फैमिली रिच फैमिलीज में से एक है। अगर तुम वेंग को हर्ट करते हो तो तुम सीधा सीधा वेंग फैमिली से पंगा लेते हो। यूथिंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच भी करने की, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इधर वेंग मिन को कॉल करके बता देता है कि मोमो को यूथिंग ने बचा लिया है और कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मोमो यूथिंग की वाइफ है, इसका पेबैक तो तुम्हें करना ही होगा। तो वो उसे एक रूम अरेंज करने के लिए कहती है, लेकिन एक्चुअल में उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मोमो इतनी लकी कैसे हो सकती है कि वो इस बार भी बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इधर जब मोमो को होश आता है तो यूथिंग उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। मोमो सोचने लगती है कि अगर मैंने इसको बताया कि मैंने फ्रेम किया था तो डेफिनेटली मैंने ऐसे मेरे वन नाइट स्टैंड के बारे में बता देगी और उसके बाद शायद ये मुझे घर से निकालते हैं, तो मेरे डैड के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसे कुछ भी नहीं बता सकती। तो मोमो उसे बताती है कि मैं किसी से मिलने गई थी। वो पूछता है कि तुम किससे मिलने गई थी, लेकिन मोमो उसे नहीं बताती और कहती है कि ये प्रॉब्लम मैं खुद से ही सॉल्व कर लूँगी, प्लीज़ तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो। यान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे कुछ नहीं बता रही और कहता है कि बटलर तुम्हें घर छोड़ देगा और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में बटलर भी उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो उसे भी कुछ नहीं बताती। तो बटलर आकर यूथिंग को बताता है कि वो कुछ भी नहीं बता रही है, शायद उनका अपना कोई रीज़न होगा, लेकिन यूथिंग कहता है कि वो चुपके से किसी आदमी से मिलने के लिए गई थी, ये तो चीटिंग हुई ना। बटलर कहता है कि आपको अपनी वाइफ का कैरेक्टर अच्छे से पता है और आपने खुद ने भी देखा था कि वो ही उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो सोचने लगता है कि कहीं मॉम ने तो ये सब कुछ नहीं करवाया। वो कॉल अटेंड करता है तो मॉम कहने लगती है कि नेक्स्ट मंथ फैमिली गैदरिंग होने वाली है जिसमें तुम्हें अपनी वाइफ को लेकर आना है।
तो वो ओके बोल देता है और वो बटलर को मोमो को बुलाने के लिए कहता है। मोमो उसके पास आती है तो वो कहने लगता है लेट्स ट्राई इट। वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो कहता है कि हम लीगल कपल है और तुम्हें तो पता है कि लीगल कपल साथ में बेड शेयर करते हैं और हम लोग अभी भी सेपरेट बेड पर सोते हैं। मोमो तो बहाना मारने लगती है, लेकिन वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उसे साथ में सोने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर बहाना बनाने लगती है कि मैंने सावन नहीं लिया है, तुम मुझे बस 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अभी भी नहीं जाने देता और अपने पास सुला लेता है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है, लेकिन यूरिन को उसकी फ्रेगनेंस से काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा होता है। वो सोचता है कि पता नहीं जब भी मैं इसके क्लोज होता हूँ तो मुझे इतना रिलैक्स क्यों फील होता है। वही मोमो सोच रही होती है कि क्या इसने मुझे एज अ पिलो यूज़ करने के लिए बुलाया है। वो उसके क्लोज जाने लगता है तो वो डरने लगती है कि कहीं इसे पता चल गया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। तो वही यूथिंग सोच रहा होता है कि क्या मैं इसके लिए फ़ील करने लगा हूँ, लेकिन अचानक से वो उठ जाता है। मोमो सोचती है कि इसे अचानक क्या हो गया। इधर हम मिन को देखते हैं जो कि वेंग के साथ होती है। वेंग उससे पूछ रहा होता है कि अब तुम आगे क्या करने वाली हो। यूथिंग ने तो ऑलरेडी शादी कर ली है। वो कहती है कि यूथिंग ने मुझसे कहा है कि वो डिवोर्स लेकर मुझसे ही शादी करेगा, बस तुम उस मोमो को मेरे रास्ते से हटाने में हेल्प करो। इस मॉर्निंग यूथिंग और मोमो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर बटलर आकर बताता है कि मुझे मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है क्योंकि उनकी लेग की इंजरी अभी ठीक नहीं हुई है। यूथिंग मोमो को देखकर सोचने लगता है कि कल रात इस लड़की की वजह से मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, और वो बटलर से कहता है कि अपने साथ बॉडीगार्ड को भी लेकर जाना और मेरी वाइफ को अकेले मत छोड़ना। ये बोलकर वो चला जाता है। बटलर मोमो से कहने लगता है, देखो मास्टर आपकी कितनी खैर करते हैं। मोमो कहती है कि हाँ, और सोचने लगती है कि काश कि इसकी कोई बाहर गर्लफ्रेंड ना होती तो मैं इसे कभी डिवोर्स ना देती। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और वो देखती है कि मिन ने उसके डिज़ाइंस को अपने नाम से पब्लिश कर दिया है, और तभी उसे मिन कॉल भी कर देती है। मोमो गुस्सा करने लगती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे कॉल कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मिन कहती है कि मैं भला किस चीज़ से डरूंगी, और उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगती है कि तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, वरना मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे वन नाइट स्टैंड के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मोमो कहती है कि इस बारे में हम मिलकर बात करते हैं, और वो उसे हॉस्पिटल के पीछे वाले गार्डन में 3 बजे बुलाती है, जिसके लिए मिन भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो उस गार्डन में पहुंचती है और वहाँ से वो बटलर को जाने के लिए कहती है कुछ काम से। बटलर कहता है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो कहती है कि बॉडीगार्ड है ना मेरे साथ। तो बटलर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड से पूछती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो वो हाँ कहता है। तो वो बताती है कि अभी एक लड़की आने वाली है जिसने मुझे क्लब में फ्रेम किया था, बस मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसे ही करना, मुझे इससे सबक सिखाना है। तभी यहाँ पर मिन आ जाती है और उस पर हंसने लगती है कि तुम अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आई हो, क्या मुझे मानना चाहती हो। शायद तुम भूल रही हो कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है। लेकिन मोमो अपने बॉडीगार्ड को इशारा करती है जो कि मिन को पकड़ लेता है, और मोमो उसे थप्पड़ लगाती है और कहने लगती है कि इतने सालों से हम लोग साथ में हैं और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी भी बुरी होती रहूँगी। मिन कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, अगर उसे पता चला ना कि तुम इस तरह से मुझे बुली कर रही हो तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन मोमो तो उसे नील डाउन करवा देती है और कहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सिस्टर की तरह माना और तुमने मुझसे जेलस होकर मुझे उस दिन क्लब में फ्रेम किया और यहाँ तक कि मेरे डिज़ाइंस भी चुरा लिए। तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। और उसका जैकेट हटाकर वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि तुम भी तो मेरे साथ यही करने वाली थी ना। मिन बताने लगती है कि मेरा बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि गुयू तिंग है, और उसे पता चला ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मोमो हंसने लगती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड को अपना मैन बता रही हो, बस तुम इमेजिन करती रहो और मैं भी देखती हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहाँ पर काम मिलता है। तभी यहाँ पर यूथिंग पहुँच जाता है। मोमो तो उसे हस्बैंड कहने लगती है, लेकिन वो जाकर मिन की हेल्प करने लगता है। मिन तो यहाँ पर बनने लगती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, ये मेरा वीडियो बना रही थी और मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यूथिंग मिन को उठाकर ले जाने लगता है। मोमो उसे रोकती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम इस पर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन यूथिंग उसे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। मोमो उसे रोकने लगती है, इसी चक्कर में गिर भी जाती है। यहाँ पर बटलर उसे संभालता है और कहता है कि आपने मिन को बुली क्यों किया, आपको नहीं पता वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। मोमो कहने लगती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी वुमन है। यूथिंग कहता है कि हाँ, और अब जब तुम्हें पता चल चुका है तो बेटर होगा कि तुम मिसेस गू की पोजीशन छोड़ दो, और बटलर से कहता है कि इससे डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लेना, और वहाँ से चला जाता है। बेचारी मोमो को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर भी मिन बनने लगती है कि इसने मुझे बहुत पिटवाया, मेरा तो फेस ही ख़राब हो गया, अब मेरे करियर का क्या होगा। यूथिंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, छोटी सी इंजरी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वो कहने लगती है कि मुझसे प्रॉमिस करो, चाहे मैं कैसी भी दुखी तुम मुझसे ही शादी करोगे। मोमो को तो उसकी ये नौटंकी देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगती है कि तुम इतना प्रिटेंड क्यों कर रही हो, वो तुम ही थी जिसने मुझे क्लब में बुलाया था और फ्रेम किया था। मिन कहने लगती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानती तक नहीं, यही मेरा वीडियो बना रही थी और मुझे थ्रेटन कर रही थी क्योंकि इसे पता चल गया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए फोर्स कर रही थी। यूथिंग भी मिन की बातों पर ही भरोसा करता है और बटलर को डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवाने के लिए कहता है। मोमो को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो।
मैं बोल रही हूँ ना कि इसी ने मुझे फ्रेम किया था। तो यूथिंग कॉल करके पता करने के लिए कहता है कि आखिर रूम किसके नाम से बुक हुआ था। बटलर कॉल करके पता करता है तो पता चलता है कि रूम तो मोमो के नाम से ही बुक था। मोमो तो सॉफ्ट हो जाती है और समझ जाती है कि मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। कहने लगती है कि देखा तुमने, ये सब कुछ इसी की प्लानिंग थी और अब यहाँ पर एक्टिंग कर रही है। मोमो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, खुद ही किसी आदमी को खुद को हर्ट करने के लिए क्यों बुलाऊंगी। मिन कहती है क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये तुम्हें मेरी वजह से डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन तुम इसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, इसीलिए तुमने ये सब प्लान किया था मुझे फंसाने के लिए। मोमो कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें फंसा रही हूँ, वो लड़की जिसने मेरे डिज़ाइन चोरी की है वो मुझ पर ही ब्लेम डाल रही है कि मैं उसे फंसा रही हूँ। मिन कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे कोई डिज़ाइन नहीं चोरी किया है और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मोमो कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, ये मेरी फ्रेंड रह चुकी है और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम बॉडीगार्ड से पूछ सकते हो। लेकिन मिन कहने लगती है कि ये बॉडीगार्ड भी तो इसी का है, तो इसी की साइड लेगा और हेडेक का ड्रामा करने लगती है। तो वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और उसे मोमो पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे खींचकर बाहर ले जाता है। मिन तो काफ़ी खुश होती है। इधर ये दिन मोमो पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। मोमो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, आखिर तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई वाइफ नहीं मानता। तभी यहाँ पर बटलर आकर मोमो की हेल्प करता है और उसे व्हील चेयर पर बिठाता है और वो यूथिंग को साथ रहने के लिए कहता है कि आप पहले इस मैटर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए। और वो मोमो को लेकर जाने लगता है, लेकिन यूथिंग उसे रोकता है और उसे मिन की वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो वो अपने लॉयर को कॉल करके रात को घर पर डिवोर्स एग्रीमेंट लाने के लिए कहता है, लेकिन मोमो साइन करने से साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे 3 महीने दिए हैं और तुमने प्रॉमिस भी किया था कि तुम इन 3 महीनों में मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, लेकिन तुम अपनी मिस्ट्रेस के लिए मेरे साथ क्रूल हो रहे हो। और मिन के बारे में भला बुरा कहने लगती है। तो यूथिंग फिर से उस पर गुस्सा करने लगता है। तो वो उसे बता देती है कि सच में मिन ने ही मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गई तो वो तुम्हें बता देगी। यूथिंग पूछने लगता है कि क्या बता देगी, लेकिन वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है और सोचने लगती है कि मैं इसे सच्चाई नहीं बता सकती हूँ और उससे भी कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उसने उस टाइम पर मुझे ब्लैकमेल किया था। वो कहता है कि ये सब कुछ तो मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूँगा, लेकिन फिलहाल जो तुमने उसका वीडियो बनाया है वो सही नहीं है, तो मुझे डिलीट कर दो। लेकिन मोमो डिलीट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो वो कहता है कि तो फिर डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाओ और वो बटलर को उसे घर ले जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। मोमो तो उसे बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगती है और कहती है कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना तब तुम पछताओगे। जिसके बाद यूथिंग बॉडीगार्ड से गार्डन के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। तो वो सब कुछ बता देता है कि मैडम ने कहा था कि मिस मिन ने उन्हें क्लब में फ्रेम किया था, जिसके बदले वो उन्हें सबक सिखाना चाहती है और मिस मिन ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया था और वो उनकी फ्रेंड है, ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट की थी और ये बात भी एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने इनके डिज़ाइंस भी चुराए हैं। इनकी सारी बातें चुपके से मिन भी सुन रही होती है और ये सब सुनकर यूथिंग सोचने लगता है कि क्या मैंने मोमो को गलत समझ लिया है। इसलिए वो मिन के पास जाता है और मिन से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने बॉडीगार्ड और मेरी सारी बातें सुन ली है। तो मिन कहने लगती है जरूर इसे मोमो ने खरीद लिया होगा, तभी तो उसकी साइड ले रहा है। यूथिंग कहता है कि ये मोमो का नहीं बल्कि मेरा गार्ड है और मेरे गार्ड मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये तो क्लियर है कि तुम और मोमो एक दूसरे को पहले से ही जानते हो और तुमने स्कूल टाइम में ही उसके डिज़ाइन चुरा लिए थे। मिन मना करने लगती है। तो यूथिंग कहता है कि ठीक है, तुमने जो डिज़ाइन पब्लिश किए हैं उन्हें ड्रॉ करके दिखाओ। अब उसने खुद तो बनाए नहीं थे इसलिए ड्रॉ नहीं कर पाती है। तो वो यहाँ पर अपनी गलती मान लेती है कि हाँ मैंने उसके डिज़ाइन चुराए थे, लेकिन बहाना करने लगती है कि बचपन में मैं काफ़ी ज़्यादा पुअर थी और वो मेरी मजबूरी थी वगैरह वगैरह। तो यूथिंग पूछने लगता है कि क्या क्लब में भी तुम्ही ने उसे बुलाया था। तो वो इस चीज़ के लिए मना कर देती है कि मैंने उसे नहीं बुलाया था, बल्कि मैं तो वहाँ पर उससे माफ़ी मांगने जाने वाली थी क्योंकि मैंने उसके डिज़ाइन चुराए थे, इस बारे में उसे पता चल गया था। और सारी बातों को घुमा फिरा के यूथिंग को बता देती है और यूथिंग भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी जाकर मोमो से माफ़ी मांग लेना। तभी यहाँ पर उसे कॉल आने लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन बैंक को कॉल करती है और कहती है कि उस मोमो के लिए यूथिंग कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो वेंग उसे आइडिया देता है यूथिंग को अपने साथ फ्रेम करने का, जो कि मिन को काफ़ी पसंद आता है। इधर यूथिंग के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो बताता है कि आपकी स्टेप मॉम को पता चल चुका है कि शादी होने के बावजूद बाहर भी आपकी एक मिस्ट्रेस है, जिस बात को वो नेक्स्ट मंथ होने वाली फैमिली गैदरिंग में सबको बताने वाली है ताकि वो आपसे आपकी चेयरमैन की पोजीशन छीन सके। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर मोमो ने मुझसे शादी क्यों की, इस बारे में पता करो। और कॉल रखने के बाद वो सोचने लगता है कि मेरी स्टेप मॉम को इस बारे में कैसे पता चला, कहीं मोमो ने तो उन्हें नहीं बताया हो। इधर मोमो के पास स्टेप मॉम की कॉल आती है जो कहती है कि मुझे पता चला है कि यूथिंग की मिस्ट्रेस भी है, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मोमो कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। स्टेप मॉम कहती है कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में पता लगाओ और यूथिंग की चीटिंग के खिलाफ मुझे एविडेंस चाहिए नेक्स्ट मंथ होने वाली फैमिली गैदरिंग से पहले, अदरवाइज तुम्हारे डैड को जल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कॉल रखने के बाद मोमो सोचने लगती है कि यूथिंग तो मुझसे आज ही डिवोर्स लेना चाह रहा है, आखिर मैं इस डिवोर्स को फैमिली गैदरिंग तक कैसे टालूंगी। इधर जब यूथिंग घर आता है तो बटलर उससे कहने लगता है कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से प्लीज़ आप मैडम से डिवोर्स मत लो,
मैडम की कोई ना कोई मजबूरी होगी, इसीलिए वो आपको सच्चाई नहीं बता रही है, या फिर आपने उन्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। जो सुनकर वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि मोमो तो उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। उसकी स्माइल देख बटलर कहने लगता है कि आप मैडम से डिवोर्स नहीं लेंगे ना। यूथिंग कहता है कि आज आपको कुछ ज़्यादा ही बातें आ रही है। वो कहता है कि मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उस लेडी के साथ नाइट स्पेंड की है। वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। बटलर कहता है कि आपको तो पता है ना कि आप मैरिड है। यूथिंग बताता है कि उस दिन इंपीरियल क्लब में उसने मेरी हेल्प की थी। उसी दिन मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन तब मेरी शादी नहीं हुई थी। ये बोलकर वो चला जाता है। बटलर तो खुश हो जाता है कि इसका मतलब कि मास्टर ने मैडम को शादी के बाद चीट नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में लॉयर मोमो को डिवोर्स एग्रीमेंट देती है साइन करने के लिए, लेकिन मोमो साइन करने से साफ मना कर देती है। लॉयर कहती है कि क्या आप चाहती है कि मिस्टर गु आपको फोर्स करें। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी तो भी साइन नहीं करने वाली। और यूथिंग से कहने लगती है कि मार डालो मुझे, फिर ले आना अपनी इस लवर को, मेरे जीते जी इस घर में नहीं आने दूंगी। जो सुनकर यूथिंग और बटलर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और बटलर कहने लगता है कि प्लीज़ आप मास्टर को गुस्सा मत दिलाओ। और यूथिंग भी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस तरह बकवास करोगे तो तुम्हें साइन नहीं करना पड़ेगा। मोमो कहती है कि तुम मार डालो मुझे, वैसे भी यहाँ से जाने के बाद मैं होमलेस हो जाऊंगी। यूथिंग सोचता है मतलब कि चैन फैमिली से अपने घर में नहीं लेगी। और उससे कहने लगता है कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरे रिसोर्ट प्रोजेक्ट का क्या होगा। और उन लोगों को वहाँ से भेज देता है। और उससे कहने लगता है कि मैंने इस मैटर के बारे में पता किया। मिन ने एडमिट कर लिया है कि उसने तुम्हारे डिज़ाइंस चुरा है, लेकिन वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती है। लेकिन तुमने इस चीज़ के बदले उसे पीटा, ये तो गलत बात है। मोमो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी मिस्ट्रेस की सिफारिश कर रहे हो। और उसका क्या जो उसने उस दिन मेरे साथ क्लब में किया था। मेरे फ़ोन में उसके कॉल रिकॉर्ड भी है। तो वो कहने लगता है कि उसने सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कॉल किया था, न कि तुम्हें बुलाने के लिए। और वही सारी बातें घुमा फिरा कर बताने लगता है जो कि मिन ने उससे बताई थी। और कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूँगा जिसने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था। मोमो कहती है कि मैं तुम्हें 10,000 बार बता चुकी हूँ कि ये सब कुछ मैंने ही करवाया था, लेकिन तुम मेरा भरोसा ही नहीं कर रहे हो। और वैसे भी हम मैरिड है और तुम उसका साथ दे रहे हो, उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा है, तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है। वो कहती है कि 3 महीने के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और जब तक मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तुम्हें भी मुझे चीट करने का कोई हक नहीं है। और उसे कमीना कहने लगती है। वो कहता है कि मुझसे पहली बार किसी ने ऐसे बात की है। वो कहती है कि खैर जो कुछ भी हो, लेकिन मैं डिवोर्स एग्रीमेंट तो साइन नहीं करने वाली। और वहाँ से जाने लगती है। यूथिंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रहा हूँ कि उस वीडियो को डिलीट कर दो। मोमो कहती कि मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ, लेकिन उस वीडियो को डिलीट करने को नहीं। यूथिंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है और कहने लगता है कि इसीलिए मैंने मिन को चूज़ किया, क्योंकि वो मेरी हर बात मानती है और तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती। और वहाँ से चला जाता है। मोमो भी गुस्सा करने लगती है कि खुद ने तो बाहर गर्लफ्रेंड बनाकर रखी है और मुझसे ओबीडियंट होने की उम्मीद करता है। तभी वहाँ पर बटलर आता है। उसे लगता है कि फिर से यूथिंग आया है, तो फिर से उस पर गुस्सा करने लगती है। बटलर आकर उसे समझाने लगता है कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए, मास्टर सच में आपकी ही केयर करते हैं। वो कहती है अच्छा तभी बाहर मिस्ट्रेस बना रखी है। बटलर बताता है कि एक्चुअल में वो उनके सेवियर की बेटी है और उसने भी एक बार उनकी हेल्प की है, इसीलिए उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी हुई है। अदरवाइज़ वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं। लेकिन मोमो का मूड काफ़ी ऑफ होता है। वो कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो तुम जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में यूथिंग को देखते हैं जैसे कि नींद नहीं आ रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और कहता है कि इन मेडिसिन को खाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नींद आ जाएगी। आपको अपनी वाइफ के साथ काफ़ी अच्छे से नींद आती है, तो आप उन्हें अपने साथ सोने के लिए क्यों नहीं बुला लेते हैं। वो कहता है कि वो मुझसे काफ़ी नाराज़ है, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। बटलर कहता है कि आप अपनी वाइफ पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। यूथिंग कहता है कि तुम्हें तो पता है कि उसे मेरी स्टेप मॉम ने भेजा है, आखिर मैं उस पर कैसे भरोसा कर लूँ। बटलर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैडम इस तरह की पर्सन है जिन पर भरोसा ना किया जाए। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो मेडिसिन खा लेता है। इधर मोमो को देखते हैं जो कि मज़े से सो रही होती है। तभी उसे फील होता है कि उसके पास कोई है और वो डर जाती है और यूथिंग को देखकर कहने लगती है कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। यूथिंग तो उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। वो कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक मेरा पेट ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं करने वाले। वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है और उसे सुला देता है। वो फिर भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाने देता और कहता है कि कल तुम्हें काम पर नहीं जाना है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें अपनी नींद की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि एक दिन काम पर नहीं जाने से क्या होता है, रोज़ रोज़ मैं तुम्हारे लिए डिज़ाइंस बनाती हूँ और तुम मुझे रात को एज अ पिलो यूज़ करते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं इसके लिए भी चार्ज करूँगी। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ सोने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा। वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से तुम्हारे साथ मेरे अलावा और कोई नहीं सो सकता और तुम मुझे अपनी वाइफ अपने मूड के हिसाब से नहीं कहोगे। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ मतलब हूँ। तो वो अचानक से उसके क्लोज आ जाता है। वो पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जब तुम अपनी वाइफ की ड्यूटी को इतने अच्छे से निभा रही हो तो क्यों ना मैं भी अपने हस्बैंड की ड्यूटी को निभाऊं, और उसे किस करने के लिए जाता है। तो वो उसे रोक देती है और फिर कहने लगती है कि मेरा पैर अभी ठीक नहीं हुआ ना। तो वो कहता है तो फिर अपना मुंह बंद रखो और सो जाता है। लेकिन वो अभी भी बकबक किए जा रही थी और कहने लगती है कि तुम सच बोल रहे हो ना, तुम सिर्फ मेरे साथ सोओगे ना और कुछ तो नहीं करोगे। यूथिंग कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो ज़रूर कर लूँगा, और उसे चुपचाप सोने के लिए कहता है और दोनों ही सो जाते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग यूथिंग ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तभी यहाँ पर बटलर आ जाता है और कहने लगता है कि लास्ट नाइट तो आप ठीक से सो नहीं पाए होंगे, अपने मैडम को क्यों नहीं बुलाया। यूथिंग कहता है कि मैं ठीक से सोया और वहाँ से चला जाता है। तभी बटलर की नज़र मोमो पर जाती है और वो समझ आता है कि दोनों साथ सोए थे। तो कहता है कि तभी मैं सोचूं मास्टर को अच्छे से नींद कैसे आ गई। लगता है मैडम मास्टर के इंसोम्निया के लिए परफेक्ट एंटीडोट है। इतना अच्छा इनका रिश्ता है, पता नहीं क्यों डिवोर्स लेना चाहते हैं। इनका डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसके बाद मोमो ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर एक एग्रीमेंट लेकर आता है, जिसे देखकर मोमो कहने लगती है कि यूथिंग ने फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट भेज दिया। कल रात तो मेरे साथ बड़े ही अच्छे से सोया था। बटलर हंसने लगता है और कहता है कि एक बार आप ध्यान से देख तो लो। एक्चुअल में ये एग्रीमेंट स्लीपिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके लिए उसने मोमो को कुछ कंपनसेट किया होता है। यहाँ पर बटलर मोमो से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मास्टर आपके लिए फीलिंग्स रखने लगे हैं, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे बताया कि शादी के बाद उन्होंने किसी भी वुमन के साथ बेड शेयर नहीं किया है। मोमो तो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि अब तो मैं उसका दिल जरूर चुरा लूँगी। एक सीन में यूथिंग का फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने सुना है कि 2 वुमेन्स की फाइट तुम्हारे लिए चल रही है। अगर सच में बाहर तुम्हारी कोई मिस्ट्रेस है तो तुम्हारी स्टेप मॉम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है और तुम्हारी पोजीशन छीन सकती है, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी यहाँ पर यूथिंग का नेफ्यू उसे एक फ़ाइल देने के लिए आता है। यूथिंग उससे कहता है कि कल रात तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। तो वो जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो मोमो का नाम सुनता है, जो सुनकर वो सोचने लगता है कि चैन मोमो तो वही लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जो यूथिंग को बताता है कि आज रात को आपका मिस मैन के साथ डिनर है। नेक्स्ट सीन में वो मैन के साथ डिनर कर रहा होता है। मैन कहती है कि ये डिनर तुम्हारे डिवोर्स की खुशी में है। वो कहता है कि मेरा डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है। तो वो कहने लगती है कि तुम इतने नाखुश क्यों लग रहे हो, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग है। और उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि क्या तुम अब अपने प्रॉमिस से पीछे हट रहे हो। यहाँ पर उसे मोमो का ख्याल आता है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कहने लगता है कि मैं 3 महीने बाद डिवोर्स ले लूँगा। फिर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है, और मुझे पता चला है कि तुम सभी जगह अपना काम निकालने के लिए मेरा नाम यूज़ कर रही हो और सभी को बता रही हो कि तुम मेरी वुमन हो। देखो अब मैं मैरिड हूँ, तो फिलहाल मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है और वो समझ जाती है कि यूथिंग के दिल में मोमो के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी है। तो वो सोचती है कि मुझे मिसेस को किसी भी हाल में बनना ही होगा। मैं अपने रिच बनने के रास्ते में मोमो को बिल्कुल नहीं आने दूंगी। इसके बाद यूथिंग जब घर आता है तो मोमो उसे अपने डिज़ाइन दिखाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं। वो कहता है कि आप आकर रेस्ट कर लो। वो पूछने लगती है कि क्या आज भी हम साथ सोने वाले हैं। वो कहता है कि हाँ, क्या हुआ। वो कहती है कि मैं सुबह 10 बजे तक सोऊंगी, जिसके लिए वो मान जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इसने मेरी बात को टाला नहीं, अब धीरे धीरे ये मुझे एक्सेप्ट भी कर लेगा। जिसके बाद वो सोने जाते हैं। यहाँ पर मोमो उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे नेक्स्ट मंथ फैमिली गैदरिंग में इनवाइट किया है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। वो कहती है लेकिन 3 महीने बाद तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। तो वो कहता है कि 3 महीने बाद होने वाला है, अभी नहीं। अभी तो तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें वहाँ पर मेरी वाइफ बन कर चलने में क्या दिक्कत है। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो पूछने लगता है कि क्या बात है, आजकल तुम मेरी सारी बातें मान रही हो और बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। वो कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि 3 मंथ तक तुम मेरी वाइफ बनकर रहोगी और मैं तुम्हें स्वीट वाइफ की तरह ट्रीट करूँगा। तो वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मोमो मिन का पोस्ट देखती है, जिसमें उसने डिनर की पोस्ट डाली होती है, जिसमें कि उसकी फ़ोटो होती है और यूथिंग के हाथ होते हैं। उसके हाथ की पोस्ट देखकर मोमो समझ जाती है कि यूथिंग कल मिन के साथ था। इसलिए वो यूथिंग से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि फेंगी रेस्टोरेंट में बहुत ही डिलीशियस खाना मिलता है। मैं हमेशा से ही वहाँ पर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ तक कि VIPs को भी काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो यूथिंग कॉल कर उस रेस्टोरेंट को ही खरीदवा लेता है, वो भी अपनी वाइफ के नाम से। नेक्स्ट सीन में मिन उस रेस्टोरेंट में गुस्सा करते हुए पहुंचती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा VIP कार्ड डीएक्टिवेट करने की। वो कहता है कि ये हमारे नए बॉस का ऑर्डर है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। वो कहने लगती है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा बॉयफ्रेंड इस सिटी का रिचेस्ट पर्सन गु यूथिंग है। वो बताता है कि इस रेस्टोरेंट मिस्टर गु ने ही खरीदा है। तभी वो न्यूज़ में भी देखती है कि फेंग्यू रेस्टोरेंट को मिस्टर गु यूथिंग ने अपनी वाइफ के लिए खरीद लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी वाइफ को इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, जो जानकर मिन तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में मोमो अपना काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर यूथिंग आता है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिन का कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरह वो छिड़ के गई है। यूथिंग उसके डिज़ाइन को देखता है और कहता है कि तुम्हारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब तुम्हें कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहता है कि पागल हो क्या, तुमने किसी CEO को देखा है जो अपनी वाइफ को रोज़ अपने साथ काम पर लाता हो। जिस पर वो काफ़ी नोटी बातें करने लगती है। तो वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर असिस्टेंट टपक जाता है, जो कि ऑक्शन में सेल होने वाली ज्वेलरी डिजाइंस को लाया होता है। यहाँ पर यूथिंग मोमो को एक ज्वेलरी पसंद करने के लिए कहता है। मोमो याद करती है कि कल वो इस ऑक्शन की न्यूज़ देख रही थी,
जिससे कि शायद युतिन को लगा कि वो ज्वेलरी खरीदना चाहती है, तो वो उसे एक्सप्लेन करती है कि आपने शायद गलत समझ लिया है, मेरा एक जेड पेंडेंट खो गया है, उसे ही मैं ढूंढना चाह रही थी। वैसा ही एक सिमिलर पेंडेंट मैंने ऑक्शन में देखा था, लेकिन वो नहीं है और मेरा पेंडेंट मुझे नहीं मिल पाया। जो सुनकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि मैडम का भी जेट पेंडेंट खोया है और बॉस को भी जेट पेंडेंट मिला है। मुझे उस सीसीटीवी फुटेज को जल्दी ठीक करवाना होगा। पता नहीं उन लोगों ने अभी तक ठीक क्यों नहीं किया। लेकिन युतिन उसे अपने लिए एक ज्वेलरी पसंद करने के लिए कहता है, तो वो अपने लिए एक नेकलेस पसंद कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दोनों सो रहे होते हैं, लेकिन बेचारी युतिन को तो ठीक से नींद ही नहीं आ रही होती, क्योंकि नींद में मोमो कुछ ज़्यादा ही उसे हाथ पैर मार रही होती है, जिसकी वजह से बेचारा बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है कि ये लड़की ठीक से सो नहीं सकती क्या। तभी उसे मन का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो बड़े प्यार से अपने हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए रेडी कर रही होती है और साथ ऑफिस जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट काम है, तुम घर पर रहकर अपना ख्याल रखो। तो वो इसके लिए मान जाती है और कहती है कि जल्दी घर आ जाना, और काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। लेकिन तभी वो न्यूज़ में देखती है कि मिन ने मोमो के डिज़ाइंस को फिर से अपना बताकर उल्टा चैन ग्रुप पर ही ब्लेम लगा दिया है कि चैन ग्रुप उसके डिज़ाइंस को यूज़ करके पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। मोमो सोचने लगती है कि ये अभी तक भी सुधरी नहीं है और वो अपने डैड को कॉल करती है और वो उन्हें ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के लिए कहती है कि एक्चुअल में वो डिज़ाइन चैन ग्रुप के ही है, ना कि मिन के। डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं स्टेटमेंट जारी कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। नेक्स्ट सीन में मिन के पास एक लड़की आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ तुमने क्या किया। चैन ग्रुप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि तुम उनके डिज़ाइंस को अपना बता रही हो। तुम्हें पता है कि इस सबसे तुम्हारे एंटरटेनमेंट करियर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जो जानकर मिन तो घबरा जाती है और तुरंत ही युतिन को कॉल करने लगती है, लेकिन युतिन तो ऑक्शन में अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने में बिजी था, इसलिए उससे बात नहीं करता है। एक सीन में युतिन मोमो के लिए गिफ्ट लेकर आता है, जो कि वही नेकलेस होता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है, लेकिन वो वापस देने लगती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन युतिन कहता है कि ये मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया है और 400 मिलियन गिफ्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोमो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे और भी ज़्यादा खुशी होती है जब वो न्यूज़ में देखती है कि युतिन ने सबको बताया होता है कि ये नेकलेस वो अपनी वाइफ के लिए खरीद रहा है। जिसके बाद वो उस नेकलेस का फ़ोटो खींचकर पोस्ट डालती है कि अब उस मैन को पता चलेगा कि एक मिस्ट्रेस का कोई फ्यूचर नहीं होता। तभी यहाँ पर युतिन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, सोने का टाइम हो गया है। मोमो कहने लगती है कि अगर हम डिवोर्स ना ले तो, लेकिन इस बात का युतिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और सोने के लिए कहता है। तो वो कहने लगती है कि जब तक तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे मैं नहीं सोऊंगी। तो वो उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं होता मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुनकर वो डर जाती हैं और कुछ भी नहीं कहती। इधर हम मिन को देखते हैं, जो कि मोमो की पोस्ट देख लेती है और उसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि युतिन ने मोमो को 400 मिलियन का नेकलेस दिलाया है, और सोचने लगती है कि अगर ये मोमो बीच में नहीं आती तो ये सब कुछ मेरा होता, इसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। और वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि फैंग यू रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट सीन में मोमो को न्यूज़ से पता चलता है कि फैंग यू रेस्टोरेंट में मिन की पिटाई हुई है। तभी उसे युतिन की भी कॉल आ जाती है। वो उससे अच्छे से बात कर रही होती है, लेकिन वो उसे डांटने लगता है कि चैन ग्रुप ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी क्यों किया, ये सब तुमने ही करवाया है ना। मैंने तुमसे कहा था कि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है और उस टाइम पर ही उस मैटर को ख़त्म करने के लिए कहा था, फिर तुमने इस मैटर को फिर से क्यों उछाला। मोमो से समझाती है कि वो फिर से मेरे डिज़ाइंस को यूज़ करके मेरी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युतिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि मोमो इंजर्ड हुई है, कहीं ये सब कुछ भी तुम ही ने तो नहीं करवाया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बोलकर कॉल कट कर देता है। मोमो को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसे अभी भी उस मिन की फिक्र होती है। इधर हम मिन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ पर युतिन आता है। वो उससे कहने लगती है कि मैं तो बस फैंगी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे अनवांटेड पर्सन बोलकर बहुत बुरा बिहेव किया और मेरे कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया, ये बोलकर कि यहीं के बॉस ने कहा है। युतिन समझ आता है कि उसके कार्ड को मोमो ने ब्लॉक करवाया था। मिन बनने लगती है कि मैंने तो उससे माफ़ी भी मांग ली है, आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये सब कुछ भी उसी ने करवाया होगा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे फिर से हर्ट ना करे, और उसे खुद को छोड़ के जाने के लिए मना करने लगती है। तो युतिन भी उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर भी वो डरने का नाटक कर रही होती है और उसे साथ रुकने के लिए कहती है। तभी युतिन को कॉल आने लगती है, तो वो उसके साथ वाली लड़की को उसका ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिन काफ़ी खुश हो रही होती है कि युतिन को मैं मोमो से छीन कर रहूँगी। इधर बाहर यहाँ पर मोमो पहुँच गई होती है। युतिन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बटलर सॉरी कहने लगता है कि मैंने इन्हें रोका, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। युतिन बटलर को वहाँ से भेज देता है और मोमो से कहता है कि तुम चलकर मिन से माफ़ी मांग लो। वो कहने लगती है कि किस बात की माफ़ी। वो कहता है कि जो तुमने स्टेटमेंट जारी करवाया था उसी बात की। वो बताने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। वो कहता है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, मैं सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करता। वो कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताती, तुम तो हमेशा उसकी ही साइड लेते हो और अभी भी उसी की साइड ले रहे हो। वो कहने लगता है कि गलती तुम्हारी ही है, तुमने उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करवाया और मैंने तुम्हें फैंगी रेस्टोरेंट खरीद कर दिया तो तुमने उससे ब्लैकलिस्ट करवा दिया और उसके वहाँ पर काफ़ी इंसल्ट करवाई। तुम्हें नहीं लगता कि इस बात के लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगना चाहिए।
वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो मोमो कहने लगती है कि अच्छा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा क्या। जिसका यूदिन के पास तो कोई जवाब नहीं होता। वो कहने लगता है कि वो तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार थी तो तुम्हें भी उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन वो माफ़ी मांगने से सब मना कर देती हैं और फिर उसे मनाने लगती है कि छोड़ो ना ये सब, हम उसको लेकर क्यों लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें पिक करने के लिए आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर तुम्हें ठीक से नींद नहीं आएगी। लेकिन यूदिंग उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर भी ठीक से सो सकता हूँ और वहाँ से चले जाता है। लेकिन अभी भी वो काफ़ी परेशान होता है। वो मोमो के बारे में ही सोच रहा होता है जब जब उसने कहा था कि अगर हम डिवोर्स ना ले तो। वो मोमो को काफ़ी मिस कर रहा होता है, इसलिए बटलर को कॉल करके उसके बारे में पूछने लगता है। बटलर बताता है कि मैडम जब से आई है अपने रूम में ही है और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो यूदिंग उसे जाकर खाना देने के लिए कहता है। बटलर पूछने लगता है कि क्या आप आज रात घर आएंगे। लेकिन यूदिंग आने से मना करके कॉल कट कर देता है। तभी यहाँ पर मिन आ जाती है और उससे चिपकने लगती है। यूदिंग उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है मुझे अकेले में काफ़ी डर लग रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो ना। लेकिन यूदिंग मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरे रूम में जाकर रेस्ट कर रहा हूँ, तुम भी जाकर रेस्ट करो। लेकिन वो उल्टी सीधी बातें करने लगती है कि मेरे साथ भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से नींद आएगी और मैं भी तुम्हें अच्छे से सर्व कर सकती हूँ। जिस पर वो भड़क जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मैं मैरिड हूँ, इसलिए ये बकवास बातें मुझसे ना किया करो। और वो गुस्से से गेस्ट रूम में सोने के लिए चले जाता है। मिन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पर मिन ने उस लड़की से अपनी और यूदिंग की क्लोज हुई फ़ोटो क्लिक करवा ली होती है। इधर बटलर मोमो के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन वो खाने से सब मना कर देती है और काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और कहने लगती है कि मैं ही पागल थी जो खुद को वहाँ पर ह्यूमिलेट करवाने गई। बटलर उसे समझाने लगता है कि आपने बॉस से बिना पूछे डिसीजन ले लिया, इसीलिए वो आपसे इतना ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो पूछने लगती है कि यूदिंग आज रात घर आने वाला है, तो वो कहता है कि नहीं। तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि वाइफ होते हुए किसी और के साथ रुक रहा है, चीटर कहीं का। तभी वो मोबाइल में देखती है कि उस विला को यूदिंग ने मेन के नाम कर दिया है, तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो मेन के पास पहुंच जाती है। मेन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ऑफकोर्स मैं अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। तभी यहाँ पर यूदिंग आ जाता है। तो मोमो उसके पास जाकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मुझे पता है कि तुम ठीक से नहीं सो पाए होंगे। तभी मेन भी जाकर उसका हाथ पकड़कर बात करने लगती है। यूदिंग मोमो से कहने लगता है कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो मोमो से कहने लगती है कि हाँ, सारी गलती मेरी ही थी, मैंने तुमसे बिना पूछे स्टेटमेंट जारी नहीं करवाना चाहिए था और मिन के कार्ड को भी ब्लॉक नहीं करवाना चाहिए था, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो तुम्हें एक और काम करना होगा। वो समझ आती है और कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ तो ये कभी नहीं होने वाला, और जाकर सोफा पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है, फिर भी तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ ज़्यादा ही जगह है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा कि ये मेरी मिस्ट्रेस है। मोम कहती है तो फिर तुम ऐसे वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खिलाने क्यों लेकर गए थे, और मिन का डाला हुआ पोस्ट दिखाने लगती है जिसमें उसने विला वाला पोस्ट भी डाला होता है। तो यूदिंग उससे पूछने लगता है। तो वो कहने लगती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी, बस इसीलिए शेयर कर दिया। मोमो कहने लगती है कि तुम इसे विला भी दे रहे हो और कह रहे हो कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं है। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, इसके बाद तुम इससे शादी कर लेना। डिवोर्स का नाम सुनकर तो बटलर उसे समझाने लगता है कि आप शांत हो जाइए, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मास्टर ने कभी भी आपको चीट नहीं किया है। और यूथिंग भी कहने लगता है कि ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। तो मोमो कहती है कि ये सिर्फ तुम सोचते हो, ये नहीं, ये तो सभी को बताती फिरती है कि ये तुम्हारी वुमन है। और जब इसे फेंग्यू रेस्टोरेंट से ब्लॉक कर दिया गया था तो फिर ये वापस से रेस्टोरेंट क्यों गई? जिस दिन इस पर अटैक हुआ था इसने खुद नहीं खुद पर अटैक करवाया है। यूथिंग भी उसे डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी वुमन हो और सबको ये बताती क्यों फिरती हो। तो वो उसे सॉरी कहने लगती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें क्लब से एक वेटर के बारे में पता चला है जिसने कि उस आदमी की हेल्प की थी जिसने मैडम के साथ बदतमीजी की थी। मोमो कहने लगती है कि आज सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा कि आखिर उस दिन कौन गलत था। तभी यहाँ पर उस वेटर को लाया जाता है। यहाँ पर वो वेटर बता देता है कि फेंग और मिन की प्लानिंग होती है मोमो को फ्रेम करने की और उसका वीडियो बनाने की, और इन्होंने ही मोमो के नाम से रूम बुक करवाया था। लेकिन यहाँ पर मिन फिर से उस वेटर को ही झूठा कहने लगती है और उल्टा मोमो पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि तुमने इस आदमी को बुलाया है और तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। मोमो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने कई बार बैंक से बात क्यों की है, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स दिखा दो। अब मिन तो फंस जाती है और फटाफट कॉल रिकॉर्ड डिलीट करने लगती है। लेकिन यूथिंग को अब सब कुछ समझ आ चुका होता है और मिन की पोल खुल चुकी होती है। मोमो कहने लगती है कि अब इसकी सच्चाई तुम्हारे, तो अब तुम इसके साथ क्या करने वाले हो। यहाँ पर मिन यूथिंग से माफ़ी मांगने लगती है कि मैं मोमो से बहुत ज़्यादा जेलस थी, बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन मोमो को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। इसका ट्रू फेस तुम्हारे सामने है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे क्या पनिशमेंट देते हो। मैं तुम्हारा घर पर वेट करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। मोमो के जाने के बाद वो उससे फिर माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यूथिंग को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो बैंक के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे साथ सोई थी। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे डेट ने मेरी जान बचाई थी, वरना मैं आज तुम्हारे हाथों के टुकड़े टुकड़े करके समुंदर में फेंक देता।
और उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। इधर मोमो के पास स्टेप मॉम की कॉल आती है जो कि उसे हॉस्पिटल मिलने के लिए बुलाती है। स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि तुमने अभी तक भी मुझे यूथिंग के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं दिया है जिससे कि मैं उसे उसकी चेयरमैन की पोजीशन से हटा सकूं और अपने ग्रैंडसन को दे सकूं। तो मोमो यहाँ पर उनकी हेल्प करने से मना कर देती है, जिससे मोम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सर्वेंट को बोलकर उसके हाथों पर गर्म पानी गिरवा देती है। तभी यहाँ पर बटलर आता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और कहता है कि आपको काफ़ी चोट लग चुकी है, आप जाकर मेडिसिन ले लीजिए, मैं कान निकालता हूँ। और वो जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोमो को कोई किडनैप कर लेता है। जैसे ही बटलर देखता है कि मोमो नहीं है तो वो तुरंत ही मिस्टर गू को कॉल करके बताता है। तो यूथिंग मोमो के फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस करके उसे ढूंढने के लिए कहता है। इधर यूथिंग वेंग के डैड के पास होता है और उन्हें बोल रहा होता है कि अपने बेटे को समझा लेना वरना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर डैड तो इनोसेंट बन रहे होते हैं और उसे माफ़ी मांग रहे होते हैं। यूथिंग कहता है कि इतना इनोसेंट बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम गू ग्रुप को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन ये बस तुम्हारा सपना ही रहेगा। मेरी वाइफ किडनैप हो गई है, अगर इसके पीछे तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का हाथ हुआ तो तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। और उसे धमकाकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन डैड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में मोमो को वेंग ने ही किडनैप किया होता है और डैड वेंग को कॉल करके कहने लगते हैं कि उसे छोड़ना मत, उसी लड़की के सहारे हम गू ग्रुप को बीट कर सकते हैं। इधर मोमो वेंग के पास होती है जो उससे कह रहा होता है कि तुम तो दिन पर दिन बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हो, आखिर मैं तुमसे जेलस क्यों ना हो। मोमो से कहती है कि मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि वो तुम तक पहुंच पाएगा तब ना, और उसका मोबाइल लेकर तोड़ देता है और कहता है कि वो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा और उसे कार से भेज देता है। और वो मिन को कॉल करके बात करने लगता है और उसका मजाक बनाने लगता है कि यूथिंग को तो सब कुछ पता चल ही गया है, तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तभी यहाँ पर यूथिंग का असिस्टेंट और उसके आदमी मोमो के मोबाइल को ट्रेस करते हुए पहुँच जाते हैं और वो बैंक को पकड़ लेते हैं और मोमो के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और हंसने लगता है। इधर मोमो कंटिन्यू अपने पैरों से एफर्ट कर रही होती है ताकि उसकी कोई हेल्प कर सके। यहाँ पर ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम्हारे एफर्ट्स बेकार हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स बेकार नहीं होते। यहाँ पर यूथिंग का नेफ्यू इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और वो जाकर मोमो की हेल्प करता है और उसे उस आदमी से बचाता है। यहाँ पर वो मोमो को देखकर पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअल में 8 साल पहले ये दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर मोमो उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ पर मोमो उससे उसका फ़ोन मांगती है ताकि वो अपनी फैमिली को कॉल कर सके और वो यूथिंग को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूथिंग के गार्ड्स भी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाते हैं। मोमो उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है तो वो उसे रोककर अपना कार्ड देता है कि तुम्हें किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। यहाँ पर नेफ्यू को पता चल जाता है कि वो मैरिड है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मोमो अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है, तभी यहाँ पर यूथिंग आ जाता है। पूछने लगता है कि ये सब कुछ किडनैपर्स ने किया है। बटलर बताता है कि ये सब कुछ आपकी स्टेप मॉम ने किया है क्योंकि मैडम ने आपके बारे में कोई भी न्यूज़ उन्हें नहीं थी। यहाँ पर यूथिंग उसे मेडिसिन लगाने लगता है तो मोमो कहती है कि ये सब फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुमने मिन के साथ क्या किया। वो कहता है कि अगर वो दोबारा तुम्हारे सामने आएगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है इसका मतलब कि तुमने उसे कोई भी सज़ा नहीं दी। वो कहता है कि मैंने उसे छोड़ दिया है, इतना काफ़ी है। तो मोमो कहने लगती है कि मुझे तो बिना गलती के भी तुम हमेशा माफ़ी मांगने के लिए बोला करते थे और अब जब वो गलत है तो तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। और इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों मैं इससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ कि ये मुझसे प्यार करेगा। इसके दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकता है कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो कहती कि मैं इसीलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरे को कोई भी सजा नहीं दी और इसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। नेक्स्ट सीन में मोमो उस नेकलेस को देखकर काफ़ी दुखी हो रही होती है। तभी यहाँ पर बटलर उसके लिए खाना लेकर आता है कि आपके लिए मास्टर ने भिजवाया है, वो आपकी काफ़ी केयर करते हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही है, आपको उनके रूम में जाना चाहिए, आखिर उन्हें इंसोम्निया है। मोमो कहती कि अपने मास्टर को बोल दो कि जाकर उसी मिन के साथ सो जाए और उसका नेकलेस भी लौटाने का बोलकर गुस्सा होकर वहीं पर सो जाती है। इधर यूथिंग काफ़ी परेशान होता है। तभी यहाँ पर बटलर आता है और कहता है कि मैडम ने आपको नेकलेस वापस देने के लिए कहा है और कहा है कि अगर आपको नींद ना आए तो आप मिन के पास सोने जा सकते हो। यूथिंग कहने लगता है कि इस लड़की का बहुत ही ज़्यादा बेड टेम्पर है और बेचारा जब सोने के लिए जाता है तो उसे रात भर नींद भी नहीं आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मोमो ब्रेकफास्ट कर रही होती है और यूथिंग भी वहीं पर बुक देख रहा होता है। तभी बटलर आकर बताता है कि मैडम आपके कोर्ट में एक बिजनेस कार्ड मिला है और उसे देने के लिए जाता है, लेकिन यूथिंग उसे रोककर उससे वो बिजनेस कार्ड ले लेता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये तो मेरे नेफ्यू का है। वो उससे पूछने लगता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। मोमो बताती है कि ये उसी का है जिसने मुझे उस दिन किडनैपर्स से बचाया था और उससे मांगने लगती है, लेकिन वो कहता है कि इसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। मोमो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। नेक्स्ट सीन में यूथिंग अपने नेफ्यू को कॉल करता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंटी से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि जल्दी फैमिली गैदरिंग होने वाली तो है, हम वहीं पर मिल लेंगे। ड्राइवर बताने लगता है कि असिस्टेंट ने पता किया है आपका नेफ्यू मैडम को पहले से ही जानता है और शायद उन्हें पसंद भी करता है, जो जानकर यूथिंग को तो बहुत ही जेलसी होती है। इधर मोमो अपने घर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उसके मोमो से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मोमो कहती है कि मेरा हाथ और लेग दोनों ही इंजर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने आई हूँ।
मोम कहती है कि तुम यूतिंग को अपने साथ क्यों नहीं लाई, तो वो बताती है कि वो अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है। मोम तो इस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी शादी इतने रिच पर्सन से हुई है और तुम इससे डिवोर्स लेना चाहती हो। अगर तुमने उसे डिवोर्स लिया ना तो याद रखना कि तुम्हारा हमसे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा, और गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। मोमो को तो बहुत ही बुरा लगता है कि अब मुझे वापस से यूतिंग के घर ही जाना पड़ेगा। वो अपना लगेज लेकर बाहर निकलती है और बटलर को कॉल करती है कि क्या तुम मुझे पिक करने आ सकते हो। मोम मुझे घर में नहीं रहने दे रही है, तो बटलर कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी गू हाउस आपका ही घर है। इधर हम वेंग और मिन को देखते हैं। वेंग मिन से कह रहा होता है कि अब यूतिंग तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। अगर तुम यूतिंग के खिलाफ गवाही दोगी कि तुम उसकी मिस्ट्रेस हो, तो उसकी स्टेप मॉम तुम्हें 10 बिलियन देगी और मैं मोमो को भी कॉपरेट करने के लिए कहूँगा। मिन कहती है कि मोमो तुम्हारे साथ कभी भी कॉपरेट नहीं करने वाली। तो यहाँ पर वेंग उसे एक इंजेक्शन दिखाता है। ये मैंने स्पेशल अब्रोड से मंगवाया है। जैसे ही हम इसे मोमो को इंजेक्ट करेंगे वो वही कहेगी जो हम चाहेंगे और हम उससे यही बुलवाएंगे कि यूतिंग ने उसे चीट किया है। मिन सोचने लगती है कि मिसेस वो नहीं बन पाई तो क्या हुआ, 10 बिलियन ही सही, और वो इस चीज़ के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों ही मोमो को किडनैप कर लेते हैं और उसे वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो मोमो को स्टेप मॉम के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पर मोमो कहने लगती है कि यूतिंग ने मुझे चीट किया है और शादीशुदा होते हुए भी बाहर मेन के साथ अफेयर रखा है। वेंग स्टेप मॉम से कहने लगता है कि अगर ये फैमिली गैदरिंग में ऐसे बोलेगी तो सही रहेगा ना, और उन्हें यूतिंग और मेन की कुछ फोटोज भी देता है, जिससे वो तो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन नेफ्यू अपनी ग्रैंडमा पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुम मोमो को पसंद करते हो। आज मोमो तुम्हारे अंकल के साथ है क्योंकि तुम्हारे अंकल के पास पावर है। जब तुम्हारे पास पावर होगी तो ये लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। वो अपनी ग्रैंडमा को समझाने लगता है कि अंकल ऐसे नहीं है, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना मुझे वो कंपनी में से ज़रूर देंगे, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उल्टा उसे ही चुप करवा देती है। इधर यूतिंग को उसका असिस्टेंट उस रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में उस रात उसके साथ मिन नहीं बल्कि मोमो ही थी। वो असिस्टेंट से कहने लगता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया, तो वो बताता है कि ये ख़राब था, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट से ठीक करवाया है। यूतिंग कहता है कि इसका मतलब कि जिन्होंने मेरी जान बचाई थी उनकी डॉटर मोमो है, ना कि मिन, और वो जेट पेंडेंट भी उसी का था। तभी यहाँ पर बटलर आकर बताता है कि मैडम किडनैप हो गई है। जब मैं उन्हें पिक करने के लिए गया तो वहाँ पर सिर्फ मुझे उनका लगेज ही मिला, वो वहाँ पर नहीं थी। असिस्टेंट कहने लगता है कि जल्दी फैमिली गैदरिंग होने वाली है, जरूरी आपकी स्टेप मॉम का काम होगा। नेक्स्ट सीन में यूतिंग स्टेप मॉम के पास पहुँच जाता है। स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि मुझे पता चला है कि बाहर तुम्हारी एक मिस्ट्रेस है और हमारी गो फैमिली में ऐसे इंसान को चेयरमैन की पोस्ट पर रहने का कोई भी हक नहीं रहा है, तो तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे ग्रैंडसन को दे देनी चाहिए। यूतिंग कहने लगता है कि आप कह रही है कि मेरी बाहर कोई वुमन है, तो आपके पास इस बात का कोई सबूत है। मॉम कहती कि हाँ है मेरे पास सबूत, और वो वैंग, मिन और मोमो को बुलवाती है और उन्हें बोलने के लिए कहती है। यहाँ पर मोमो कहने लगती है कि यूतिंग ने मुझे चीट किया है और बाहर मिन के साथ अफेयर रखा है। मैंने तो उसे हमेशा अच्छे से ही ट्रीट किया, हमेशा अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मिन को विला दिला देगा और उसके साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा। असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है कि मैडम स्टेप मॉम का साथ कैसे दे सकती है, लेकिन यूतिंग बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। यहाँ पर स्टेप मॉम नाटक करने लगती है मिन पर गुस्सा करने का कि तुम हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर मिन भी अपनी नौटंकी चालू कर देती है और कहने लगती है कि यूतिंग ने ही मुझे उस दिन क्लब में फोर्स किया था और मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो मुझे छोड़ेगा नहीं, और इसी ने मुझे विला दिया था और वहाँ पर भी हमेशा मुझे टॉर्चर करता रहता था। असिस्टेंट गुस्सा करने लगता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, और यूतिंग से कहने लगता है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, जबकि मैडम भी आपके बारे में ये सब कुछ बोल रही है। तो यूतिंग कहता है कि मोमो को मैनिपुलेट किया गया है, तुम देख नहीं रहे हो कि वो किस तरह से ब्लिंक खड़ी है। लेकिन स्टेप मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी मिस्ट्रेस दोनों ही तुम पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रही है, तो तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो कहता है कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको गो ग्रुप देकर, आप यही चाहती है ना। स्टेप मॉम कहने लगती है कि टॉपिक को चेंज मत करो, लेकिन फिर कहती है कि वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा जो कैरेक्टर हमारे सामने आया है उस हिसाब से तो तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे ग्रैंडसन को दे देनी चाहिए। यूतिंग कहता है कि आपके एफर्ट अच्छे थे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पर वीडियो दिखाने के लिए बोलता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि मिन झूठ बोल रही है। उस दिन उसके साथ उस क्लब में मिन नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ मोमो थी। लेकिन यहाँ पर वेंग तो उस सीसीटीवी फुटेज को ही गलत कहने लगता है और मिन भी यूतिंग के बारे में भला बुरा बोल रही होती है। ये सब तमाशा देखकर नेफी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का, और भी यूतिंग को बता देता है कि एक्चुअल में मोमो को इंजेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ बोल रही है। और यहाँ पर वो वेंग को पकड़ लेता है और उससे एंटीडोट मांगने लगता है, तो वेंग डरकर उसे एंटीडोट दे देता है। नेफी मोमो की तरफ देखकर सोचने लगता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। यहाँ पर असिस्टेंट मोमो को एंटीडोट देता है जिससे कि वो होश में आती है। अब मिन तुरंत ही यूतिंग से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे इस बार छोड़ दो क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई थी। वो कहता है कि तुम्हें अभी भी गट से झूठ बोलने का, मुझे पता चल चुका है कि वो तुम्हारे डैड नहीं बल्कि मोमो के डैड थे, और वो मिन और वेंग को जेल भिजवा देता है।
और अपने नेफ्यू को गू ग्रुप का जनरल मैनेजर बना देता है। अब स्टेप मॉम की भी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर यूतिंग उसे उसका जेट पेंडेंट दिखाने लगता है तो वो कहती है कि ये तो मेरा है जो खो गया था। यूतिंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता चला है तुमने क्लब में किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी। वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया तो अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं मिसेस गू की पोजीशन के लिए सही हूँ। वो कहता है कि पागल वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। वो थोड़ा हैरान हो जाती है। वो कहने लगता है कि इस लाइफ में तो हम कभी भी अलग नहीं होने वाले, हम हमेशा साथ रहेंगे और उसे प्यार से किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।